नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। मैं हूं अजय मिश्र। आज कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर लद्दाख में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों की याद दिलाते हुए अग्निपथ योजना पर भी विपक्ष को करारा जवाब दिया। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए अब तक का सर्वाधिक करीब 6,22,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पूरे बजट का करीब 13% है। विस्तार करेंगे रक्षा क्षेत्र से जुड़े सुधारों पर और हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत ही खास मेहमान। चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम, राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि। प्रधानमंत्री ने 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अमर शहीदों को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख की ये महान भूमि कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ की गवाह बन रही है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में सुधारों के लिए रक्षा बलों की सराहना करते हुए महत्वपूर्ण सुधारों में से एक अग्निपथ योजना पर भी विस्तार से चर्चा की। आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं इन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। कारगिल की विजय ये किसी सरकार की विजय नहीं थी। कारगिल की विजय ये किसी दल का विजय नहीं था। ये विजय देश की थी। मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर देश के महान सपूतों, वीर जवानों को प्रधानमंत्री ने कृतज्ञ 140 करोड़ भारतीयों की ओर से नमन किया। द्रास में बने कारगिल युद्ध स्मारक पर तीनों सेना के अध्यक्ष, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सहित पूर्व सेनाध्यक्ष ने भी अमर बलिदानियों के शौर्य को याद किया। साल 1999 में पाकिस्तानी सेना घुसपैठियों के वेश में भारतीय सीमा में दबे पांव द्रास, बटालिक, कारगिल, तुर्तुक की पहाड़ियों में जा छिप बैठी थी। मई में जब पता चला तो भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन विजय और 26 जुलाई को पूरे क्षेत्र से दुश्मनों को पराक्रमी जवानों ने खदेड़ बाहर किया। विजय के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से आतंकी गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी। पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे
कभी कामयाब नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को भी आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना 140 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए है। वैश्विक परिस्थितियों के मुताबिक सुधार जरूरी है। अग्निपथ जैसी योजना लागू करने के पीछे असली मकसद राष्ट्र की सुरक्षा है, लेकिन दुर्भाग्य कि विपक्षी दल देश को गुमराह कर रहा है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी, और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा, और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास और इंफ्रा को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने निम्बू पद्म दारचा रोड पर बनने वाली 4.1 किलोमीटर लंबी शिनखुन ला सुरंग के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग में से एक होगी। साथ ही मनाली और लेह के बीच आवाजाही को सुगम बनाएगी। द्रास से विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज के इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को कई सारे संदेश एक साथ दिए हैं, और बड़ा संदेश यह है कि ये जो देश है वो अपने जवानों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर है, उनके साथ खड़ा हुआ है, और आधारभूत संरचना पर जो लगातार जोर सरकार का है उस पर अब पीछे नहीं हटा जा सकता। आइए देखते हैं पिछले 10 सालों में वो कौन से बड़े सुधार हैं जो कि डिफेंस सेक्टर में सरकार ने लागू किए हैं। 20 वर्षों के इंतजार के बाद भारत को पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिला। ये इसी सरकार की बदौलत हो पाया, और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा जो है वो सीधे कारगिल के साथ जुड़ा हुआ है। अगले हमारे जो पॉइंट है उसकी तरफ ले चलते हैं। रक्षा मंत्रालय में जो मुख्य सैन्य सलाहकार के तौर पर ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो सैन्य दक्षता और तीनों ही सेनाओं के बीच समन्वय का कार्य करेंगे और केंद्र के साथ तालमेल बिठा के रखेंगे। कारगिल समीक्षा समिति ने ही पहली बार फरवरी 2000 में सीडीएस की सिफारिश की थी, लेकिन इस फैसले को लागू होने में सोचिए 20 सालों का वक्त निकल गया। बेहतर नागरिक सैन्य एकीकरण के लिए सैन्य मामलों का विभाग बनाया गया। ये नया विभाग बनाया गया। सशस्त्र सेनाओं के लिए मेक इन इंडिया, ये बहुत बड़ा अभियान शुरू किया गया और एक नए युग की शुरुआत हुई रक्षा क्षेत्र के लिए, ऐसा कहा जा सकता है। ऑटोमेटिक रूट से रक्षा क्षेत्र में हमने 75% एफडीआई के दरवाजे खोले और सरकारी रूट से 100% एफडीआई के। सितंबर 2020 में नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में जो स्वदेशीकरण है उस पर स्पष्ट फोकस दिखाई दिया, यानी मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत रक्षा नीति के केंद्र में पहुंच गया। रक्षा मंत्रालय में डिजिटल इंडिया का उपयोग किया गया। डिफेंस लैंड को लेकर के जो रिकॉर्ड्स पहले सुरक्षित नहीं हुआ करते थे, अब पूरी तरह से वो सुरक्षित किए जा रहे हैं और जो रक्षा क्षेत्र है, इकोसिस्टम है, उसको डिजिटाइज किया गया। 100 करोड़ तक का जो अधिग्रहण है वो एमएसएमई सेक्टर से लिए जाने का फैसला लिया गया। जो छोटे और मध्यम उद्योग जुड़े हुए हैं रक्षा क्षेत्र से, उनको एक बड़ी प्राथमिकता दी गई। डिफेंस स्टार्टअप्स को मदद करने के लिए आईडेक्स का गठन किया गया और आज देश में 150 से ज्यादा डिफेंस स्टार्टअप्स अलग अलग जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस निकालने का प्रयास कर रहे हैं और इस पूरे सुधारों को एक नई गति दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण पर फोकस है। आपको पता है कि जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, लगातार कई सारे जो दूरवर्ती इलाके हैं, जो मुश्किल इलाके हैं, उसमें लगातार सड़कें बनाने का काम कर रही है। पुल्स बनाए जा रहे हैं और
जो दूरगामी इलाके हैं उन पर उनमें कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। सितंबर 2020 में नई ऑफसेट जो योजना है उसको मंजूरी मिली है। अब वेंडर्स अपना पार्टनर्स चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी धीरे धीरे रक्षा क्षेत्र को जो बिल्कुल क्लोज माना जाता था उसको ओपन किया गया। 2024-25 में देश का रक्षा बजट, अभी जो ताजा बात करें, 6.21 लाख करोड़, ये करीब 18.4% की बढ़त दिखाता है। पूरे बजट का अगर हम देखें तो करीब 13% है। और हम कैसे भूल सकते हैं वन रैंक वन पेंशन को, जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। तो ये कुछ बड़े रिफॉर्म्स थे जिन पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हमारे साथ होंगे बहुत ही खास मेहमान और हम चर्चा करेंगे इन सुधारों का देश के रक्षा क्षेत्र और भविष्य पर क्या कुछ असर होने जा रहा है। आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस खास कार्यक्रम में। राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि, यही आज के प्रधानमंत्री का मूल मंत्र रहा। लेफ्टिनेंट जनरल संजय वर्मा, सेवानिवृत्त पूर्व महानिदेशक कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस खास प्रोग्राम में। और कैप्टन शैलेंद्र कश्यप, आप दोनों ही महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। कैप्टन शैलेंद्र कश्यप, आप ही से शुरुआत करते हैं। आज आपका दिन, 25 साल पुरानी यादें, उस वक्त की थोड़ी सी यादें हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए और कैसे भारतीय जवानों ने विजय का परचम लहराया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं। उस टाइम पर मैं 24 साल का था, यंग पास आउट, जस्ट पास आउट हुआ ही था। और हम सोनापिंडी गली से नीचे आ रहे थे, लेकिन यूनिट को डाइवर्ट कर दिया गया था कारगिल की तरफ। यूनिट एक्लेमेटाइज थी, 19 जाकरफ मेरी यूनिट। सुपरमैन पीरियड जिसे कहते हैं वो चल रहा था। तो सुपरमैन पीरियड में सारे यंगस्टर थे हम। एंड जब पहला न्यूज़ मिला कि उस तरफ से अंदर की तरफ LOC में इन्फोर्समेंट हुआ है, बाय दैट टाइम भी यंगस्टर्स वर वेरी मच कंफ्यूज्ड एज टू हुआ क्या है। बट जब हम वहां पर पहुंचे और जब हमारे को बताया गया कि LOC पे इतनी भारी तादाद में घुसपैठ हुई है, तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन जब धीरे धीरे रिपोर्टें आनी शुरू हुई, उसके बाद पता चला कि घुसपैठ इतनी बड़ी है। और उस वक्त सीनियर कमांड ने जो भी वॉर के बारे में जो भी मैनेजमेंट डिसीजन था, वो जो भी किया, उसको यंगर लॉट ने टू द पॉइंट फॉलो किया। एंड उसमें काफ़ी हमारा भी नुकसान हुआ। लेकिन ये आज की डेट में भी केस स्टडी है कि कारगिल इतने कम समय में इतनी ऊंची हाइट्स पर कैसे हमारे वीर सैनिकों ने उन जितने भी घुसपैठिए थे उनको वापस भगाया। ये आज भी केस स्टडी है। तो बिल्कुल शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। मुझे लग रहा है कि आप उन दिनों की याद करके थोड़ा सा भावुक भी हो रहे हैं। हम आपके पास आएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल संजय वर्मा, आपसे हम समझना चाहेंगे कि आप कैसे इस महान विजय अभियान को याद करते हैं, और उसके बाद फिर हम रिफॉर्म्स पर आते हैं जो पिछले 10 सालों में रक्षा क्षेत्र में किए गए हैं।
सारे दर्शकों को, आपको और पूरे देशवासियों को आज कारगिल दिवस की 25वीं सालगिरह पे मेरी शुभकामनाएं और श्रद्धांजलि उन वीर सैनिकों की जिन्होंने हमें आज ये दिन देखने को दिया है और हमारे लिए वो विजय प्राप्त की जो बहुत ही कठिन और संघर्षपूर्ण थी। वो टाइम कारगिल दिवस, कारगिल वॉज अ टर्निंग पॉइंट हमारे देश के लिए। आपने अभी बताया कुछ देर पहले कि कुछ रिफॉर्म्स बहुत साल पहले अनाउंस किए गए थे। जब कारगिल रिव्यू कमेटी बैठी थी, 4 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज रेज किए गए थे। लैक ऑफ इंटीग्रेटेड प्लानिंग, पुअर लिंकेज बिटवीन प्लानिंग एंड बजट, cumbersome procedure and absence of professional organization. अगर आज आप ये ढांचा देख रहे हैं, ये उस टाइम की देन है, लेकिन इतिहास में मई 20 एक ऐसा दिन रहेगा, ऐसा महीना जब प्रधानमंत्री गए थे कोविड के आउटब्रेक के टाइम पे हमें आत्मनिर्भरता की कॉल दी थी, सेल्फ रिलायंस। तो 2020 में हमने कुछ बहुत बड़े महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स किए। सबसे पहले जैसे आपने बताया था सीडीएस का, नंबर 2 मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, नंबर 3 डीएपी 2020 जो पॉलिसी प्रोसीजर्स देता है, नंबर 4 पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, जिसमें मतलब ये सामान केवल देश के अंदर बनेगा, बाहर से नहीं खरीदेंगे। अभी रिसेंट में लेटेस्ट लिस्ट रिलीज करी गई। उसके बाद बजट फॉर इंडिजनाइजेशन, मतलब जैसे अभी आपने बताया 1,72,000 करोड़ कैपिटल एक्विजिशन के लिए इस बजट में आए हैं, उसमें से 1 लाख करोड़ इज रिजर्व फॉर इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री कि ये हम इंडिया से ही खरीदेंगे। उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉर्पोरेटाइजेशन, उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बढ़ोतरी, उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण R&D इन प्राइवेट इंडस्ट्री। ये 2020 में कदम उठाए गए। देखना चाहिए कि हुआ क्या इनका। अगर आप 2023 की MOD की रिपोर्ट देखें, हमने 5,594 पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट के लिए आइटम्स घोषित कर दी। डिफेंस प्रोडक्शन हमारा डोमेस्टिक 1 लाख करोड़ हो गया है। डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले साल में 16,000 करोड़ थे, लेकिन इस साल 21,083 पहुंच चुके हैं। जी संजय जी, हमारा और उससे सबसे बड़ी चीजें, हमारे प्रधानमंत्री तेजस की उड़ान भरते हैं। इससे बड़ी कॉन्फिडेंस क्या हो सकती है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है उसमें इतना विश्वास हमारे प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं। लेकिन संजय सर, हम आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 10 सालों में ऐसा क्या बदला जो पहले नहीं था। कारगिल को आप केस स्टडी बता रहे हैं और उसके बाद में जो सिफारिशें आई हैं उसके बाद भी हमें 20 साल का वक्त लग गया इतने बड़े बड़े फैसले लेने में। ऐसा क्या चेंज हुआ इस पूरे इकोसिस्टम में? जैसे मैंने आपको बताया कि हमको ये रियलाइजेशन हुई 2020 में जब कोविड आउटब्रेक हुआ कि हमारी जो सप्लाई चेन है ये निर्भर है भारत के बाहर। अच्छा, और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, मैं कारगिल वाले के दिनों में जाता हूं। उस टाइम मैं पोस्टेड था आर्मी हेडक्वार्टर्स में और मैं प्रोक्योरमेंट हैंडल कर रहा था इंपोर्ट्स, उसको बोलते हैं AMGU प्रोक्योरमेंट। आप सबको पता है कि बोफोर्स गन का इतना इस्तेमाल हुआ था। हमको उस वक्त बोफोर्स गन के लिए स्पेयर पार्ट्स चाहिए थे, पैकिंग रिंग्स चाहिए थे। आप मानिए उस टाइम पे हमें ये रियलाइज हुआ कि ये तो हमारे पास है नहीं, हमें वापस जाना पड़ेगा जहां से हमने लिए। तो क्या ऐसी निर्भरता बनती रहनी चाहिए उन कंट्रीज से जिनसे हमने इक्विपमेंट लिया? कतई नहीं। सो ये चीजें जो हैं, कुछ कारणवश वो प्रगति, वो टेम्पो नहीं पकड़ी थी जो 2020 में जब हमने रियलाइज किया कि बेस्ट सप्लाई चेन को हमको कट करना चाहिए और सारा कुछ हमारी कंट्री के अंदर होना चाहिए। ये इस पिछले हम 4 साल 5 साल में देख रहे हैं कि एकदम पॉलिसीज बदलाव हुआ है और एक पॉलिटिकल विल दी गई है
कि बाहर से कुछ नहीं आए, उससे अपने आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, मेक इन इंडिया को, इनोवेशन को, आईडेक्स को, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, आज के दिन में हम युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको आईडेक्स के अंडर पैसे दे रहे हैं कि आप स्टार्टअप करिए, आप हमारे को टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेट करिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करे। ये चेंज आया है। हम लोग ने एक इकोसिस्टम डेवलप किया है जिसमें R&D, सर्विसेज, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स एंड प्राइवेट इंडस्ट्री सब हाथ मिला के आगे चल रहे हैं। आइडेंटिफाई अ प्रोजेक्ट, पैसा गवर्नमेंट देगी, प्रोटोटाइप बनाइए, सर्विसेज ट्राई करेंगे, इट विल बी इंडक्टेड। दैट इज द डिफरेंस। जी, बिल्कुल सही कहा लेफ्टिनेंट जनरल संजय वर्मा आपने कि हमने दरवाजे खोले हैं। पहले जो बिल्कुल क्लोज इकोसिस्टम हुआ करता था, बहुत ही सेंसिटिव माना जाता था, अब उसको अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए दरवाजे खोले। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के उस पार कैप्टन शैलेंद्र आपसे हम समझना चाहेंगे कि समन्वय, जो कोऑर्डिनेशन है, क्या उसमें भी कुछ कमी थी और पिछले 20 सालों में क्या कुछ बदला है। आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। पता है कैसे गुड़िया स्कूल में आती, कैसे गांव गांव में बिजली आती, कैसे महिलाएं सशक्त बनती, कैसे देश की सुरक्षा सुनिश्चित होती, कैसे हाईवे और सड़कें एक दूसरे से जुड़ती हैं, कैसे ये स्वास्थ्य सेवाएं जन जन तक पहुंचती, कैसे चंद्रयान भारत का तिरंगा चांद पर लहराता, कैसे आपदा में कोई जीवन संजोता, कैसे भारत खेलों में अपना नाम रोशन। लेकिन ये अविश्वसनीय चीज संभव कैसे हो? जो इन सब को संभव बनाता है वो भारत का आयकर दाता है। तो देश हित के लिए निभाएं अपना कर्तव्य। निर्धारण वर्ष 2024-2025 के लिए देय तिथि 31 जुलाई 2024 से पहले अपना आयकर रिटर्न अवश्य भरें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है आप सभी। आप देख रहे हैं राष्ट्र रक्षा सर्वोपरि और कैप्टन शैलेंद्र कश्यप जो कि कारगिल के वॉर वेटरन है, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। कैप्टन शैलेंद्र, एक बार फिर से, जब आपने शुरुआत में कहा कि आप लोगों को इस सूचना पर यकीन नहीं हुआ कि इन्फिल्ट्रेशन जैसी इतने बड़े पैमाने पर चीज़ हुई है, और उसके बाद फिर आप लोगों ने जो किया वो तो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन आपको लगता है कि जो कोऑर्डिनेशन था उसमें कमी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें कमी थी, और जिस पॉलिटिकल विल पावर का जिक्र लेफ्टिनेंट जनरल वर्मा जी ने किया उसकी भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही थी, और आज हम शायद एक नई दिशा की ओर जा रहे हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि कोऑर्डिनेशन में ऐसी कोई कमी नहीं थी, बट यस, इंफॉर्मेशन फ्लो जो हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो आ जानी चाहिए थी ठीक टाइम पे, उसमें थोड़ा डिले था। दैट इज वेरी ट्रू। हमारे पास ये खबर थी कि चोटियों पर घुसपैठ हो चुकी है, लेकिन जब तक हमारे पहले मेरा कोर्समेट थे कनाथ भट्टाचार्य, उनकी वो पंजाब के साथ उनकी यूनिट पंजाब थी, वो पंजाब के साथ थे। तो जब उनकी पेट्रोल पार्टी गई और उन पे अटैक हुआ, तब कंफर्म हुआ था कि हाँ, घुसपैठ जो है वो काफी भारी मात्रा में है। लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन का कोई इशू नहीं था, बिकॉज जब इंफॉर्मेशन होता है सरप्राइज, वी वर सरप्राइज्ड, यस, we should acknowledge that yes, we were surprised, and every war is a beautiful anarchy in itself, क्योंकि किसी भी वॉर को आप प्लान आउट, चॉक आउट बिल्कुल टू द पॉइंट नहीं कर सकते जी। उसमें आपको मौके के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो उस चीज के लिए हमारे जितने भी यंग लीडर्स थे बटालियन लेवल पे, जो भी एक्शन ले सकते थे वो ले रहे थे, और वो हो रहा था। बट कोऑर्डिनेशन, आई डोंट थिंक कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत थी।
उतनी ऊंचाई पर वैसे एटमॉस्फेयर में उस वक्त बटालियंस जो थी वो पूरी वेल इक्विप्ड नहीं थी, दैट इज ट्रू। लेकिन उसके बावजूद जब आदेश पारित हुए कि आगे जाना है और वो चोटियां हमें काबिज करनी है, तो उसमें कोई कोताही नहीं बरती गई। जी कैप्टन, बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए आज हम ये इस दिवस को पूरे देश के साथ मना रहे हैं। और चलते चलते लेफ्टिनेंट वर्मा, आपसे हम समझना चाहेंगे कि ये जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, जिनका जिक्र आपने बहुत ही विस्तार के साथ किया, आगे 5 साल 10 साल में आप भारत की रक्षा शक्ति को कहां पर देखते हैं, और आपका अपना विजन क्या नजर आता है इस मामले को लेकर? मैं जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई थी, जब प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था बैन ऑन इंपोर्ट्स, कि हम बाहर से कुछ नहीं खरीदेंगे, आप मानिए आई वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन। ऐसे डिफिकल्ट डिसीजंस लेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। बोल्ड अनाउंसमेंट्स हुई हैं, रिफॉर्म्स हुए हैं। ये दशक हमारा दशक है, हमें धीरज से काम लेना है। टेक्नोलॉजी एक दिन में नहीं डेवलप होती, टेक्नोलॉजी बेस को टाइम लगता है, इंडस्ट्री को बिल्ड करने में टाइम लगता है। 2030 आने दीजिए, हमारे देश में दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म्स डेवलप होंगे, चाहे वो टैंक्स हैं, चाहे वो शिप्स हैं, चाहे वो मिसाइल्स हैं। इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आज के दिन में मिसाइल में हम लीडर हैं। लाइट टैंक का आपने पढ़ा होगा, बहुत जी लेफ्टिनेंट जनरल, बात कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, मेरे पास वक्त इतना ही था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और कारगिल के योद्धा शैलेंद्र कश्यप जी, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।